नाजरीन आदाब, आप सभी का हमारे इस शो सेहत की बात में खैर मकदम है। सदियों पहले इंसान ने जड़ी बूटियों की खोज की और उसे अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाया। पर जैसे जैसे हम तहजीब याफ्ता होते गए तो हमने सेहतमंद रहने के लिए और भी तरीक़ों को आजमाया। लेकिन आज भी बहुत से लोग यूनानी आयुर्वेद और होम्योपैथी पर भरोसा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूनानी तिब पर, और इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हकीम शाकिर जमील साहब, जो कि प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ यूनानी मेडिसिन के और डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं CCRUM मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के। और हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं जिनका मैं आपसे तारुफ कराना चाहूँगी। आप हैं डॉक्टर मुजम्मिल रहमान साहिबा, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि यूनानी तिब क्या है, और जैसे कि यूनानी तिब के बारे में अभी लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो क्या आयुष से जुड़ने के बाद लोगों की जानकारी में कुछ इजाफा आया है? इंसान की जितनी बीमारियाँ या इंसान की सेहत को कायम रखने के लिए और बीमारियों का इलाज करने के लिए जो कुदरती तरीक़ा इलाज है, नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वो यूनानी है जी। जहाँ तक सवाल के दूसरे हिस्से का ताल्लुक़ है, यकीनन ये बात कही जा सकती है कि अब चूँकि वजारत सेहत का पहले एक हिस्सा था वजारत आयुष, लेकिन अब उसको अलग कर दिया गया है। तो इसके अंदर जहाँ बहुत सारी चीज़ों में तरक्की हुई है, यानी हेल्थ केयर के अंदर हुई है, उसके अलावा रिसर्च और तहक़ीक़ के अंदर भी के ताल्लुक़ से कुछ इजाफात हुए हैं, तो यकीनन इससे कुछ न कुछ बेहतरी हुई है और इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतरी होगी। अब अगला सवाल मैम मैं आपसे करना चाहूँगी कि आप सरकारी इदारे से ताल्लुक़ रखती हैं, तो कई किस्म के मरीज़ आपके पास आते होंगे, तो क्या आप उनका इलाज जो है नब्ज़ देखकर करते हैं, या फिर अब जैसे इलाज के तरीक़ों में काफ़ी तब्दीलियात आ चुकी हैं, तो क्या आप मरीज़ का ब्लड टेस्ट करवाते हैं? देखिए, जैसे आपने भी पहले ही कहा कि जैसे जैसे हम साइंटिफिक होते गए, तरीक़े इलाज में भी तब्दीलियाँ आती हो गई। ऐसा ही हमारे यहाँ भी है कि जब हमारे पास कोई मरीज़ आता है, पहले हम उसकी एक हिस्ट्री लेते हैं। मरीज़ अपनी कंप्लेंट, अपनी शिकायत बताएगा कि उसको क्या तकलीफ़ है, हम उसकी हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री के बाद उसका एक नॉर्मल सा, जैसे कोई भी डॉक्टर्स होंगे, एक एग्जामिनेशन करेंगे, एक मुआयना करेंगे उसका। उसके बाद चूँकि जो आप कह रही है कि नब्ज़ है, वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ, वो इसका एक हिस्सा है हमारे एक एग्जामिनेशन का। लेकिन चूँकि साइंस ने बहुत तरक्की की है, बहुत सारे तरीके निकले हैं कि अगर हमने कोई डायग्नोसिस बनाई, हमने एक ये बनाया कि इसको ये मर्ज़ है, उसको प्रूव करने के लिए, उसको एक सॉलिड अपना ये बनाने के लिए, ये डायग्नोसिस है कि हाँ ये ही बीमारी है, उसके लिए हम जो भी नए साइंस के तरीक़ेकार के जो भी नई इन्वेस्टिगेशंस हैं, हम भी वो कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक लिमिटेड लेवल तक ही रहते हैं। तो अकॉर्डिंगली जब भी हमें जिस डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो भी ज़रूरत होगी, हम उसमें करा मतलब एक डबल श्योरिटी हो जाती है कि जो आप नब्ज़ देखकर अंदाज़ा लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही। सिर्फ नब्ज़ नहीं है, नब्ज़ उसका एक हिस्सा है, उसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं। उसके अलावा बौल बराज है, जिसका हम एग्जामिनेशन करेंगे, उसके मिजाज का हम पता करते हैं यूनानी नुक्ते नज़र से। लेकिन फिर अगर हम साइंटिफिकली देखें तो उसको एक, जैसे आप कह रहे, डबल शो होने के लिए, एक और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए और फर्दर शो करने के लिए कि हाँ ये है, हम उसकी मदद ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि यूनानी तिब का जो ट्रीटमेंट है वो किन चीज़ों पर बेस्ड है, थोड़ा सा आप हमारे नाजरीन को तफसील में बताइए। इलाज के लिए सबसे बुनियादी अहमियत यूनानी के कुल्लियात में मिजाज की है जी। मिजाज कहते ही इम्तिजाज को है, यानी जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को तरकीब देने के बाद जो मजमूई और इज्तिमाई कहना चाहिए कैफियत सामने आए, उसे मिजाज कहते हैं। इंसान के जैसे यूनानी कुल्लियात के एतबार से इंसान के यानी हमारे अंदर चार अखलात होती हैं, चार किस्म की कैफियत हैं, सौदा है, सफ़रा है, बलगम है और दम है, और इनकी कैफियत के एतबार से इनकी चार कैफियत हैं। तो हर इंसान जो बना हुआ है, उसकी तख्लीक़ है, वो उसके अंदर ये चार किस्म की जो अखलात हैं ये उसके अंदर मौजूद हैं। इनके बुनियादी और इनके इज्तिमाई मजमूई कैफियत का से जो चीज़ बनती है वो उसका मिजाज है। और इलाज और मुआलजे में हम उस मरीज़ का मिजाज मालूम करने की कोशिश करते हैं और उसके एतबार से हम उसका इलाज करते हैं। एक ख़ासी इस सिलसिले में यूनानी तिब की खुसूसियत है, वो ये कि हमारे जिस तरह से किसी मरीज़ का मिजाज है, इस तरह से दवा का भी मिजाज है। तो दवा के मरीज़ के मिजाज की तयन करने के बाद दवा का मिजाज देखा जाता है कि किस दवा की, मिसाल के तौर पर अगर किसी के मिजाज के अंदर हरारत है तो उसको मुखालिफ और कहना चाहिए उसकी दवा ली जाएगी जिसका मिजाज उससे मुख्तलिफ बल्कि उसके मुखालिफ हो, जिसको इलाज भी ज़िद कहते हैं, और उस दवा की ली जाएगी। मसलन बारिद मिजाज है तो हार मिजाज की दवा ली जाएगी, रतब मिजाज है
तो याबिस मिजाज की दवा ली जाएगी। तो इस एतबार से मरीज़ का मिजाज, दवा का मिजाज, इन दोनों के एतबार से तबीब तशखीस और तजवीज़ दोनों के अंदर मदद लेता है। तो ये बुनियादी दवाओं का भी डिफरेंशिएशन किया गया है। डॉक्टर साहिबा, आपसे भी मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि यूनानी तिब का जो इलाज है वो कितना मतलब लंबा चलता है और किस तरह के परहेज़ जो हैं आप मरीज़ को रिकमेंड करते हैं? मर्ज़ पे डिपेंड करेगा, कैसा मर्ज़ है, किस मर्ज़ में हमें कितनी देर तक दवाई देनी है, मर्ज़ की कैफियत पे, और उसके अलावा एक शख्सियत पे, एक इंसान कितना किस दवाई को रिस्पॉन्ड करता है तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अगर कोई जैसे खांसी ज़ुकाम है जो डेली होता रहता है, एक हफ्ता में वो ठीक हो जाता है, कई बार 2-3 दिन में भी ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे अमराज है जिनको हम अमराज मुज़मिना यानी कि क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं, उनका इलाज 3 महीना, 6 महीना, सालों और कई बार लाइफ लॉन्ग भी चलता है, क्योंकि हमें उसको एक मेंटेन रखना है उसकी उस सेहत को, और उसमें हम कई बार लंबा इलाज चलेगा क्योंकि इस तरह की बीमारियां वापस से लौटने की। हाँ, जैसे कि अगर लाइफस्टाइल डिजीज़ है, लाइफस्टाइल डिजीज़ का हमारे यहाँ बहुत अच्छा एक हम उसको उस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही हम उसमें लाएंगे तो वो तो थ्रू आउट लाइफ ही चलता रहेगा। तो इसमें ये नहीं है कि एक मुख्तसर या बिल्कुल लंबा एक बिल्कुल फिक्स्ड है कोई चीज़, वो अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ एंड अकॉर्डिंग टू द पर्सन। और परहेज़ के बारे में आप क्या कहना जैसे कि डॉक्टर साहब ने, प्रोफेसर साहब ने पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ इलाज बिद दवा भी होता है जी, दवाओं से इलाज, हम इलाज भी ग़िज़ा भी बोलते हैं कि ग़िज़ा के तौर पे हम कैसे इलाज करेंगे, और तहफ़्फ़ुज़ी तौर पे भी हम कैसे इलाज करेंगे। जैसे परहेज़ कहती है कि अगर कोई बीमारी है, अगर वही नज़ला ज़ुकाम है तो उसमें हम अलग परहेज़ बताएंगे, अगर किसी को आर्थराइटिस है उसमें हम अलग परहेज़ बताएंगे, अगर किसी को पेट की बीमारियाँ हैं जिनको अमराज़ हाज़मा या GI ट्रैक डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग हम उनको तहफ़्फ़ुज़ी तदाबीर भी बताएंगे, और उनका जो आप ये कह रहे हैं कि परहेज़ जी वो वैरी करेगा, वो मुख्तलिफ होगा, डिजीज़ टू डिजीज़ वैरी करेगा। पर क्या मैम दूसरे मेडिकेशंस के मुकाबले यूनानी मेडिकेशन में ज़्यादा परहेज़ करना पड़ता है या फिर ऐसा कुछ नहीं? ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी परहेज़ है, लेकिन ये कि हम पर्टिकुलरली रिकमेंड करेंगे आप ये ग़िज़ा ना खाएँ। जैसे इन्होंने कहा कि मिजाज, हम दवाओं को भी मिजाज के तौर पर हमने उनको तकसीम किया है, इवन ग़िज़ाओं को भी हम मिजाज के तौर पे भी बताते हैं। तो अगर किसी को कोई मर्ज़ है जो हरारत की वजह से है तो हम उसको यही परहेज़ करेंगे कि वो हार यानी कि गर्म ग़िज़ा भी ना खाए, क्योंकि हमें उसको बरूदत पहुंचानी है, तो वो परहेज़ आते हैं। परहेज़ के सिलसिले में मैं यहाँ एक बात ये जोड़ना चाहूँगा। आमतौर पे आवाम का जो परसेप्शन है वो ये है कि परहेज़ कहते हैं किसी चीज़ को न खाने के लिए क्या क्या नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। हालांकि सही बात यह है कि हमारे यहाँ इलाज भी तदाबीर पहले है, इलाज भी दवा बाद में है। यानी हम मरीज़ को तदाबीर पहले बताते हैं, पहले अहमियत है तदाबीर की, उसके बाद है दवा की। इन दोनों चीज़ों से ठीक ना हो तो फिर है जराहियत यानी सर्जरी। तो तदाबीर के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि क्या न खाया जाए, बल्कि तदाबीर के अंदर ये भी है कि क्या खाया जाए, एक उसके साथ साथ हरकत व सुकून बंदी यानी किस किस्म की वर्जिश की जाए या न की जाए। उसके बाद हरकत व सुकून नफसानी यानी किस किस्म की अंदाज से जहन को अपने सोचा जाए और जहन की कौन कौन सी किस्म की एक्सरसाइज की जाए, सोया किस वक्त जाए, उठा किस वक्त जाए, इस्तिफ़राग और एहतवाज़ यानी किन किन तरीक़ों से जिस्म के अंदर जो फासिद मवाद है उसको कैसे निकाला जाए। ये सारी चीज़ें तदाबीर में शामिल हैं, और ये सारी तदाबीर मिलकर इलाज भी तदाबीर बनता है, जो कि इलाज भी दवा से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आवाम में ये बात मशहूर हो गई है कि यूनानी इलाज में परहेज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी बहुत सख्त किया जाता है। तो इसलिए ये मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि परहेज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्या न खाया जाए, बल्कि ये भी है कि क्या खाया जाए। आपके प्रोग्राम के माध्यम से हम आवाम को ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ परहेज़ वो नहीं है कि आपको कुछ छोड़ना है, आपको क्या छोड़ना है, क्या खाना है, वो चीज़ इसमें इन्वॉल्व है जो आपके ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपका तजुर्बा काफ़ी पुराना है, तो यूनानी तिब में किस तरह के मरीज़ आपके पास आते हैं और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका यूनानी तिब में मुकम्मल इलाज मौजूद है? देखिए, बहैसियत मजमूई ये कहा जा सकता है कि यूनानी तिब में पुराने अमराज, मुज़मिन अमराज का इलाज ज़्यादा अच्छा है जी। और आमतौर पे मुज़मिन अमराज के इलाज की भी 2-3 हैसियतें हो सकती हैं। एक हैसियत ये हो सकती है कि उनका सिरे से यानी शाफ़ी इलाज हो जाए, वो अमराज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर मर्ज़ के साथ ऐसा हो। दूसरा ये होता है कि अगर उनको हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो सकते तो उनके लिए ऐसा लाएहल अमल तैयार किया जाए कि वो अमराज मज़ीद इजाफ़ा उनके अंदर ना हो, और उनका कहना चाहिए कि इंसान की जो लाइफ जो कहना चाहिए कि उसके ज़िंदगी का
वो बढ़ाया जाए, उसका लाइफ स्पान बढ़ाने के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाया जाए, तो ये भी उसके शामिल है। फिर इन अमराज में, मुज़बिन अमराज के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मरीज़ हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं वो वजल मुफासिल के आते हैं, या वो अमराज आते हैं जो दिमाग से मुताल्लिक़ हैं। तीसरे नंबर पे हमारे हज़म के अमराज बहुत होते हैं, और एक चीज़ जिसके लिए यूनानी बहुत मशहूर है वो अमराज आसाब है। बड़ी अजीब बात इस सिलसिले में यह है कि जो यूनानी मशहूर है अमराज बाह के लिए, यानी सेक्स से मुताल्लिक़, जिनसी अमराज से मुताल्लिक़, तो जिनसी अमराज और अमराज आसाब दोनों एक दूसरे से करीब करीब मिलते जुलते, या यूँ कहिए कि दोनों के असबाब बुनियादी तौर से एक हैं। इस एतबार से ये कहा जा सकता है कि अमराज मफासिल यानी जोड़ों के अमराज, अमराज आसाब और जिनसी अमराज, अमराज तनफ़ुस यानी सांस के अमराज, अमराज हज़्म, इनके मुज़मिन अमराज के लिए यूनानी मशहूर है। लेकिन इसका मतलब ये कहना सही नहीं है कि जो एक्यूट डिजीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, उनका यूनानी में कोई इलाज नहीं है। उनके अंदर भी अगर दवाएँ सही अच्छी किस्म की दवाएँ मौजूद हैं और सही किस्म की दवाएँ सही तशख़ीस के साथ दी गई हैं, तो जो एक्यूट डिजीज़ हैं यानी हार्ड अमराज हैं, उनके अंदर भी फ़ायदा यूनानी इलाज से होता है। जी डॉक्टर साहब, इसी से ही एक मिलता जुलता सवाल ये है कि ऐसी कोई ख़ास तौर से कोई ऐसी बीमारियां हैं जिनका यूनानी तिब में एक मुकम्मल इलाज बिल्कुल अच्छे से मौजूद है? हाफ़ज़े की कमज़ोरी के लिए यूनानी में बड़ा अच्छा इलाज है जी। इसी तरह से क़ुव्वत हाफ़ज़ा नहीं बल्कि दिमाग की, आम तौर से मुक़व्वियात दिमाग हमारे यहाँ पूरा एक किस्म है जिसमें बहुत सारी ऐसी दवाएँ हैं, मुरक्कब दवाएँ भी हैं, मुफ़रद दवाएँ भी हैं। ख़ास तौर से मुरक्कब दवाएँ इस सिलसिले में ज़्यादा मुफीद हैं, ज़्यादा वो हैं दिमाग की क़ुव्वत की दवाएँ। इसी तरह से आसाब यानी नर्व्स की न्यूरोटॉनिक्स, वो मुक़व्वियात आसाब दवाएँ ऐसी हैं। यूनानी तिब की ख़ुसूसियत इस सिलसिले में यह है कि यूनानी तिब का ही के अंदर ही ये तसव्वुर है कि वो जो इंसान के जिस्म के अज़ा हैं उनकी तक़वियत यानी उन तक़वियत का तसव्वुर है। और मसलन ये कि मुक़व्वियात दिमाग, मुक़व्वियात आसाब, और आगे चल के और कहें कि हमारे वो दवाएँ हैं जो जिगर की ताकत की दवाएँ हैं। तो इसलिए ये दोनों मकासद को पूरा करते हैं, यानी एक तहफ़्फ़ुज़ को भी, यानी जिगर को कमज़ोर होने से पहले ऐसी दवाएं दी जाएं जिससे जिगर मजबूत हो, जिगर में बीमारी पैदा ही ना हो, और अगर पैदा हो जाए और पुरानी बीमारी है तो फिर उसका इस तरह से इलाज किया जाए कि वो बीमारी मज़ीद ना बढ़े और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाए। क्योंकि यूनानी ट्रीटमेंट जो है काफ़ी लंबा चलता है, तो मतलब इसके साथ हम कोई और ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जैसे एलोपैथिक या फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट साथ में ले सकते हैं, या फिर उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट ही निकालना कि यूनानी ट्रीटमेंट जो हर बीमारी में बहुत लंबा चलता है जी। अगर मर्ज़ हार्ड है, एक्यूट है, उसमें बिल्कुल सिर्फ 1 हफ़्ते का ट्रीटमेंट चलेगा, मरीज़ ठीक हो जाएगा, उसके बाद उसे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब मुज़मिन मर्ज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है, वो लंबा चलेगा। और अगर उसके साथ साथ कई बार ऐसा क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास तब आता है जब वो बिल्कुल हर जगह से मायूस हो चुका होता है, तो अब उसको वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट उसे लग रहा होता है कुछ नहीं होता है, वो फिर यूनानी या आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेने आता है, तो वो अपने आप ही विलिंग होता है उसे डिसकंटिन्यू करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मर्ज़ ऐसे हैं जिसमें पेशेंट को साथ साथ लेना भी पड़ता है ट्रीटमेंट। अगर हम सिर्फ एलोपैथी की बात करें, और हम भी शुरू में अगर वो हमारे पास पहली बार आ रहा है, जैसे डायबिटीज़ का मर्ज़ है उसे, या ब्लड प्रेशर उसका हाई हो रहा है, तो शुरू में हम एकदम से उसको डिसकंटिन्यू नहीं कराते, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अभी ले रहा होता है, और हमारी दवा उस पर कितना भी असर करेगी, इंडिविजुअल असर भी होता है हर चीज़ का। तो शुरू में हम उसे कहते हैं कंटिन्यू करने के लिए, बट लेटर ऑन जब हम उसे मॉनिटर करते रहते हैं, अगर हमें लगेगा कि पेशेंट ठीक हो रहा है और उसका चाहे ब्लड प्रेशर हो वो कंट्रोल में रह रहा है, नॉर्मल लेवल्स में रह रहा है, या ब्लड शुगर नॉर्मल रह रहा है, लेटर ऑन हम उसे डिसकंटिन्यू करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन ये है कि वो ले सकता है। उसके अलावा अगर हम ये कहें कि वो आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी ले सकता है, नॉर्मली हम वो चीज़ रिकमेंड नहीं करते हैं जी। अगर आयुर्वेद, यूनानी देखेंगे, वो सारी हर्बल मेडिसिन है, कई बार क्या होता है कि सेम इंग्रेडिएंट्स भी हो जाते हैं, तो उस सूरत में हम पेशेंट को ये कहते हैं आप अपनी चॉइस का ट्रीटमेंट लो। अगर आप यूनानी ले रहे हो तो आप सिर्फ यूनानी ट्रीटमेंट लो अभी, तो उसी पे आप रहो, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। कि बाज़ वो अमराज जिनका एलोपैथिक में किसी न किसी दर्जे में ट्रीटमेंट है, लेकिन दवाओं के या तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, या वो अमराज ऐसे हैं कि जो लाइलाज हैं, और पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ज़रूरी है। ऐसी सूरतों में एक मुआविन, मिसाल के तौर पर ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए एलोपैथिक के अंदर एक सेट ट्रीटमेंट है, और इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है कि यूनानी ये तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है कि एज सच यूनानी के अंदर कोई इलाज नहीं है ऐसा कि जिसको ये कहा जा सके कि ये सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट है। लेकिन यहाँ मैं ट्यूबरक्लोसिस की एग्जांपल ये दे रहा था
कि ट्यूबरकुलोसिस मिसाल के तौर पे एक इलाज है, तो ट्यूबरकुलोसिस से टीबी तो ठीक होती है, यानी जो उसके जरासीम हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनका असर गुर्दे के ऊपर, जिगर के ऊपर होता है, या जिनकी उसके लिए अगर यूनानी इलाज साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ अगर लिया जाए तो इस सिलसिले में WHO की रिकमेंडेशंस भी हैं और इस सिलसिले में इस सिलसिले में काम हो रहा है। कैंसर के लिए जो दवाएं कीमोथेरेपी दी जाती है, उस कीमोथेरेपी के साथ साथ अगर यूनानी की वो दवाएं जो मुकव्वियात के तौर पर इस्तेमाल किया यानी ताकत के तौर पर, या जो एलोपैथिक दवाएं कैंसर के लिए चल रही हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, उनकी टॉक्सिसिटी ना हो, इसके लिए यूनानी दवाओं को साइमल्टेनियसली इलाज किया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत इंप्रूवमेंट होता है। जी, मतलब जल्दी मरीज़ रिकवर कर सकता है उससे। अगला सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे आजकल माहौल में काफ़ी तब्दीली आ रही है, तो हम देखते हैं कि बच्चों के जो बाल हैं जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, और क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है तो पेट की बीमारियां हो रही हैं और ये जिल्द की बीमारियां सामने आ रही हैं, तो इनसे निजात पाने के लिए यूनानी तिब में कौन सा इलाज मौजूद है? लेकिन इन जनरल आम तौर से ये कहा जाता है कि जो आमतौर ये बालों के सफ़ेद होने का, जो आपने पॉल्यूशन की बात कही, पॉल्यूशन बहुत सारे असबाब में से एक सबब है। उसका सबब ग़िज़ा में भी हो सकता है, उससे पहले पुरानी बीमारियाँ भी हो सकती हैं, ग़िज़ा में मिलावट भी उसका एक सबब हो सकता है। तो इलाज तो जब होगा जबकि ग़िज़ा में मिलावट को दूर किया जाए, पॉल्यूशन को से कम जो पॉल्यूशन के असरात हैं उनसे महफूज रहा जाए। लेकिन उसके साथ साथ ऐसी दवाएँ हैं बालों के सफ़ेद होने के रोकने के लिए, जिससे कि मिसाल के तौर पे आम तौर पे बालों की सफ़ेदी बलगमी अमराज के लोगों में होती है, तो उस किस्म के दवाएं दी जाएं जो सूए मिजाज बलगम यानी बलगमी मिजाज की ख़राबी को दूर करने के लिए दवाएं दी जाती हैं। तो दवाएं मौजूद हैं, जवारिश जालिनूस है, आमला है, जवारिश आमला है, और मकामी सर में लगाने के लिए ऐसे बहुत सारे तेल हैं जो गर्म तेल हैं यानी हार्ड तेल हैं, रोगन बैद मुर्ग है, रोगन ज़रारी है, रोगन आमला, इस किस्म की ये दवाएं हैं जिनसे इस्तेमाल किया जाए तो उनसे फ़ायदा होता है। लेकिन सबब का इदाला बुनियादी तौर पर एक उसूली बात है। कुछ हमारे नाजरीन को आप कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताएं, जैसे कि कुछ किचन में चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, वैसे तो आमतौर पर खाना पकाने के लिए, लेकिन हम उनको अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें किसी और अंदाज में तो उससे हम कफ़ या फीवर जैसी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो कुछ बताएं इस बारे में। हाँ, इस सिलसिले में मैं ये बताऊंगी कि जैसे आप कफ़, खांसी, ज़ुकाम ही कहेंगे कि जो बच्चों का आमतौर पर होता है, आज अभी के मौसम में भी साल भर ये चलता ही रहता है। इस सिलसिले में ये कि हमारे घर में हर घर में मौजूद रहती है दालचीनी का पाउडर, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च मिक्स करके रख दें। और अगर कभी ऐसा हो कि बच्चे को खांसी ज़ुकाम हो रहा है, एकदम से उसको कोई कफ सिरप ना दे के, एंटीबायोटिक्स पे ना लाके, थोड़ा थोड़ा पहले इन्हीं चीज़ों से शुरू करें। काफ़ी केमिकल्स भी होते हैं कफ सिरप। हाँ, कफ सिरप है, सेडेशन हो जाएगा, उसे एंटीबायोटिक्स शुरू करेंगे तो जितना अभी बचपन से शुरू करेंगे आगे रेजिस्टेंस हो जाएगा। उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो ये एक सिंपल सी कई बार वायरल ही है तो उसको अपना टाइम तो लेगा, लेकिन बाय द टाइम वी हैव टू इंक्रीज द इम्यूनिटी एज वेल। तो ये चीज़ें अगर हमने घर में, जैसे मैंने कहा, दालचीनी का पाउडर बना के, काली मिर्च का पाउडर बना के, या अदरक है, इन चीज़ों का इस्तेमाल शहद के साथ हम बच्चे को चटा सकते हैं तो वो उसको फ़ायदा होगा। या पेट के अमराज के लिए बादियान का इस्तेमाल, सौंफ, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। या जनरली जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं जो एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज़ होती है, या लोकली भी उसको लगा लेते हैं। कई बार चोट लगती है जो नॉर्मली घरेलू इस्तेमाल में आ ही जाती है। या आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवला हम नॉर्मली भी खाते हैं लेकिन वो एज अ मेडिसिन भी बहुत अच्छी दवा है, पेट के लिए भी है, बालों के लिए भी सही है, विटामिन सी का कंटेंट उसमें है, तो वो चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे एलोपैथी में हम देखते हैं कि हर एक चीज़ का एक स्पेशलिस्ट है, अलग डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन के लिए ऑर्थोपीडिस्ट हैं, हड्डियों के डॉक्टर हैं, और हार्ट के लिए अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। तो क्या यूनानी तिब में हर एक मर्ज़ के लिए एक अलग स्पेशलिस्ट है या फिर एक ही डॉक्टर सारे मर्ज़ का इलाज करता है? हाँ, ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि नॉलेज का इतना एक्सपेंशन हमारे यहाँ अभी नहीं हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ भी ऐसा है कि बाद लोग अमराज़ आसाब का इलाज करते हैं, बाद लोग अमराज़ हज़्म के लिए मशहूर हो जाते हैं, बाद लोग अमराज़ बाह के लिए मशहूर हो जाते हैं। इतना एक्सपेंशन नहीं हुआ है जितना मॉडर्न मेडिसिन में इतना एक्सपेंशन स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी का हो गया है। लेकिन दरअसल ये तजर्बे की बुनियाद पर जो कुछ है, हाँ, हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन इसी उस पर होता है, जो हमारे एमडी होता है, एमडी किसी एक सब्जेक्ट में होता है और फिर एक सब्जेक्ट के बाद भी उसको एक टॉपिक उसकी थीसिस पे दिया जाता है जो किसी एक डिजीज़ से मुताल्लिक होता है। तो इस एतबार से कहा जाता है कि स्पेशलिटीज़ हमारे डेवलप हो रही हैं, हालांकि नॉलेज का इतना एक्सपेंशन नहीं है जितना उस तरफ हो गया है। थोड़ा कुदरती इलाज के बारे में थोड़ा सा तफसील से बता देंगे तो
बड़ा ख़ास उसूल यूनानी का ये है कि यूनानी की जो अप्रोच है वो हॉलिस्टिक है, यानी वो पूरे जिस्म इंसान को एक इकाई मानता है। जी बिल्कुल। हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ मरीज़ का इलाज होता है, मर्ज़ का इलाज नहीं होता। हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच पर काम नहीं करते बल्कि होलिस्टिक अप्रोच पर काम करते हैं। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि पूरे जिस्म इंसान को हम एक इकाई मान के उसका हम इलाज करते हैं। ऐसा नहीं करते कि उसके एक किसी ऑर्गन के एक किसी टिश्यू में कोई बीमारी है, डायरेक्ट स्पेसिफिकली उसका इलाज किया जाए ओवरऑल बॉडी को। तो उससे ये होता है कि रिडक्शनिस्ट अप्रोच का ये है कि उसका इलाज जल्दी तो ठीक हो जाता है लेकिन साथ साथ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हम जो इलाज करते हैं वो उसके मिजाज के एतबार से उसके मिजाज के मुताबिक करते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन हमारे यूनानी तरीक़े इलाज से, जो कि कुदरती तरीक़े इलाज है, उसको साइड इफेक्ट्स नहीं होते, टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं होते। और ये इलाज का पहला, इस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग भी इलाज का पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि नुकसान न हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि फायदा हो। बिल्कुल, साइड इफेक्ट्स ही मेन चीज़ है। इलाज के बाद साइड इफ़ेक्ट्स अगर हो रहे हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ हमारे नाजरीन को आप सेहतमंद रहने के लिए कुछ एक एडवाइस देना चाहेंगे? आप सिर्फ ये मत सोचिए कि जब हमें कहीं और इलाज नहीं हो रहा है तो हम एक यूनानी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। अगर आपको इब्तदाई तौर पे भी कोई तकलीफ़ है, आप आ जाइए। जो भी आपके आसपास कोई भी यूनानी हॉस्पिटल है, यूनानी प्रैक्टिशनर है, इवन आप सिर्फ एक किसी महदूद इसमें मत रहिए, आप इलाज लीजिए। और आपको सिर्फ एक दवाई का इलाज नहीं मिलेगा, आपका एक वही हॉलिस्टिक अप्रोच के तौर पे आपका इलाज होगा, आपका एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होगा वहाँ पे। अगर ज़रूरत पड़ेगी आपका इलाज में तदबीर भी होगा, वो वहाँ के वो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। उसके अलावा आपको ये भी वहाँ पे बताया जा सकता है कि आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ी तदाबीर इस्तेमाल करनी है। देखिए हमारे यहाँ जब हम इलाज करते हैं, हम किसी भी बीमारी का जब इलाज करते हैं, जब हम दवाई देते हैं, हम ख़ास तौर पर इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं, हम जिगर की भी दवाइयाँ उसको साथ देते हैं। क्योंकि अगर कोई दवाई है उसका मेटाबॉलिज्म सारा लीवर से होना है तो हम जिगर का मुकव्वियात ज़रूर दे देते हैं। या उसके पेट के लिए भी ख़ास तौर पर हम दवाइयाँ दे देते हैं जिसमें मुलय्यनात ख़ास तौर पर देते हैं कि इवैक्यूएशन हो जाए, टॉक्सिन्स जो बॉडी में है वो भी निकलते रहे, हमारा लीवर हमारा किडनी भी बिल्कुल सही रहे। तो मैं ये कहूँगी कि आप अपनी सेहत चूँकि एक बहुत बड़ी नेमत है, उसका पूरा ख्याल रखें। और जितना आप एक्सपोजर अपनी बॉडी को करेंगे केमिकल्स की तरफ, नो डाउट जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। एलोपैथिक ट्रीटमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एक स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट है, लेकिन आपको इस इलाज की तरफ भी आना चाहिए। दिस इज़ टोटली नेचुरल, आपको कोई नुकसान नहीं है इसमें। तो हम अपने सेहत और अपने जिस्म के साथ तो हमें इतनी रियायत तो करनी चाहिए कि हम इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखें। हमारे यहाँ तज़यीनियात यानी जिल्द के ब्यूटिफिकेशन के लिए अलग से बाकायदा एक सब्जेक्ट का, एक डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है जो अमराद जिल्द व तज़यीनियात के नाम से है। तज़यीनियात मीन्स कॉस्मेटोलॉजी। तो यूनानी तो ख़ास तौर से इससे डील करती है कि जिस्म की न सिर्फ ये कि हिफाजत हो बल्कि जिस्म को और आदमी को मज़ीद खूबसूरत बनाने की कौन कौन सी तदाबीरें, चाहे वो बालों की हों, जिल्द की हों, चेहरे की हों, उसके ऊपर बाकायदा एक ये है। एक बात जो डॉक्टर मुज़म्मिल ने अभी कही कि हिजामा यूनानी तिब की तदाबीर का एक बहुत अहम तरीन हिस्सा है तनक़ी की तदाबीर में से, और इस वक्त उस पर काफ़ी फ़रोग़ भी मिल रहा है। तो हिजामा की तरफ ख़ास तौर से जिस्म की फसाद मवाद फासिदा के तनक़ी के लिए, साफ़ करने के लिए हिजामा पे बहुत ज़ोर दिया जाए। तो ये यूनानी तिब जो टॉपिक है, ये इसके बारे में तो जितनी बात की जाए उतनी कम है, काफ़ी लंबा ये टॉपिक है। तो अब थोड़ी वक्त की कमी है और इसलिए मैं बस यहीं पर आपसे आखिरी ये सवाल करना चाहूँगी। मतलब मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा हमारे नाजरीन को बताएं कि यूनानी तिब के लिए अगर किसी को इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो कौन सा अस्पताल या कौन सा हॉस्पिटल? अस्पताल से पहले मैं नाजरीन को ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो यूनानी की तरफ आएँ अगर वो अपनी सेहत की हिफाजत चाहते हैं। उसके लिए असबाब सित्ता ज़रूरिया हमारे यहाँ यूनानी के जो 6 उसूल हैं उनको अपनाएं, यानी किस किस्म के माहौल में रहें, किस किस्म की ग़िज़ा खाएं, किस किस्म की वर्जिश करें, वो पूरे उन उसूलों को अपनाएं सेहत की हिफाजत के लिए, यानी बीमारी हो ही नहीं उनको तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और अगर बीमारी हो जाए तो कुदरती तरीक़े इलाज की तरफ आएँ जिससे कि वो उन दवाओं के मुज़िर असरात से बचें। उसके लिए यूनानी के अंदर बहुत सारे यानी सेंटर्स की आप बात कर रही हैं, तो जामिया हमदर्द है, फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिसिन के 3-4 सेंटर्स दिल्ली के अंदर हैं। जी। और हमदर्द दवाखाने का अपना आसिफ अली रोड के ऊपर है। ये सारे सेंटर्स हैं। तिबिया कॉलेज खरोलबाग है, हकीम अजमल खान का कायम किया हुआ तिबिया कॉलेज है, ये तो दिल्ली के अंदर है। इस तरह से हिंदुस्तान का शायद कोई शहर ऐसा हो जहाँ अतिब्बा हुक्मा यूनानी से इलाज न कर रहे हो। हर जगह अवेलेबल हैं, सरकारी सतह पर भी हैं और प्राइवेटली भी बहुत सारे अतिब्बा हुक्मा। इस सिलसिले में ज़रा एक बात जो आपने शुरू में कही, मैं आपसे ये कहूँ कि
कि यूनानी सिर्फ यूनानी से नहीं बल्कि हकीम की उससे भी जानी। लोग कहते हैं हिकमत का इलाज। जी जी बिल्कुल। तो हकीम हर जगह मौजूद है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप मेरे नाम के साथ हकीम हाँ जोड़ें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैम आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाजरीन को इतनी बेशकीमती जानकारी से नवाजा। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा, और हमारी कोशिश यही रहती है कि आपकी सेहत से ताल्लुक़ रखने वाली हम बेशकीमती चीज़ों से आपको वाकिफ़ कराएं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपनी सेहत का रखें ख्याल। खुदा हाफ़िज़।